क्या है कि हर प्रकार की समीक्षा होती है, टेल तक पानी भी पहुंचाना है और जो बाढ़ की समस्या है वह किन किन जिलों में क्या स्थिति है और हमारी सभी परियोजनाएं जो कंप्लीट हो गई हैं वहाँ कोई डैमेज वेमेज तो नहीं है, वो सभी बिंदुओं हम लोग चर्चा करते हैं और समीक्षा करते हैं। आज के डेट में हम बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार एकाएक जो उत्तराखंड और नेपाल में बारिश होने के कारण, ज़्यादा बारिश होने के कारण भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई, जिस नदियों की, छोटी छोटी नदियों की जो क्षमता 20-25 हज़ार क्यूसिक की थी, उसमें 2-2 लाख 1-1 लाख तक पानी आया, जिसके कारण कुछ ज़िले जैसे शाहजहाँपुर, हरदोई ये सब प्रभावित हुए। छोटे जो कभी शाहजहाँपुर में इतने पानी नहीं आते थे, लेकिन शासन प्रशासन ने मिलकर जिस प्रकार से राहत कार्य से लेकर और बाढ़ पर भी कोई बंधे तटबंध को नुकसान न होते हुए सभी लोग रात दिन सड़क पर है, जिसका संवेदनशीलता दिखाते हुए और राहत कार्य उसका लाभ भी जनता जनार्दन को मिला और जान भी बची। एक घटना है हमारे राप्ती नदी का भी, तो कुछ परिवार के लोग परवर तोड़ने गए थे, लेकिन एकाएक उसमें 28,000 क्यूसिक पानी राप्ती में चल रहा था। घंटों में ही वह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लाख हो गया, लाख के ऊपर भी जाने लगा। तो किसी महिला ने एक मोबाइल से अपना फ़ोन किया, 100 नंबर पर डायल किया, पुलिस वाला तुरंत नोटिस लिया और फिर उनका ढूंढना शुरू किया। फिर जब मिले नहीं लोग कि कहाँ पर हैं, लोकेशन नहीं मिल रहा था, तो फिर पुलिस वाले ने कहा कि थोड़ा आप टार्च जलाइए अपना। तो 2.5 घंटे में लोकेशन मिला। तो डीएम-एसपी मौके पर पहुंचकर एनडीआरएफ की टीम और पीएससी की टीम लगकर वो 12 व्यक्तियों को 6 घंटा में बचाने का भी काम तुरंत हुआ, तुरंत जनहानि नहीं होने दिया और बचाया। उसी का आदरणीय योगी, राज्य के मुख्यमंत्री यानी योगी जी ने श्रावस्ती और बलरामपुर का दौरा करने के बाद उनका सम्मान भी किया और सभी जनता जो बाढ़ से पीड़ित थे ऐसे लोगों को राहत कार्य भी दिया और सभी अधिकारी नीचे लगे हैं। उसी की समीक्षा लगभग हमें लगता है 12-13-20 जिले हमारे लगभग प्रभावित हैं, 24 जिले के आसपास। लेकिन ज़्यादा हमारे जो प्रभावित जिले हैं पीलीभीत है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, हरदोई है, शाहजहाँपुर है, बलिया, इस प्रकार के कुछ जिले। बाकी जगह तो पानी है ऊपर, लेकिन ज़्यादा नुकसान इन्हीं सब जिलों में अधिकांशतः हुआ है। तो सभी जगह शासन प्रशासन, आदरणीय मुख्यमंत्री का निर्देश भी, कल भी बैठक लिए थे, शाम को बराबर बैठक की समीक्षा कर रहे हैं। नीचे भी सभी लोग सतर्क हैं और राहत कार्य भी तुरंत पहुँचाया जाए, किसी प्रकार का ढिलाई न किया जाए। सभी को निर्देश दिए, सिंचाई विभाग से लेकर सभी विभागों को, और सभी लोग सड़क पर। मुख्यमंत्री जी के साथ आपकी बैठक हुई थी और एक आज इसमें मुख्यमंत्री जी भी फील्ड पर गए थे। कहा जा रहा था कि राहत के जो सामान दिए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए पूरी तरीके से काम किया जाए, उस पर आप लोगों को क्या फोकस है? साथ में मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों ने मिलकर जो नई चीज़ शुरू की है बाढ़ चौकी, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसके आधार पर आगे आप? देखिए, हमेशा बाढ़ समिति और बाढ़ चौकी और अपना जो 24 घंटे उस स्थान पर रहने का जो कार्यक्रम चलता है, देख रेख चलता है, किसी प्रकार को बांध को क्षति न पहुँचे। और क्या है कि नदियाँ, जो नेपाल की नदी है, नेपाल का है कि बारिश हो रहा है, लगभग 36,000 क्यूसेक पानी चल रहा है राप्ती में या शारदा में, गंडक में, और 5 घंटे के अंदर ही 1 लाख क्यूसेक के ऊपर पानी चलने लगे। तो एकाएक क्षमता, फिर क्या होता है, यहाँ से तो बंदे से मैं 1 लाख पानी निकाल रहा हूँ, लेकिन 3 बरसाती नाले और मिले हुए हैं आगे चलकर उसी नदी में, तब पता लगा वहाँ 2 लाख क्यूसेक पानी चल रहा है। तो ये समूह का पर भी नज़र और रखने के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी रहते हैं कि किसी प्रकार के बंदे और तटबंध को क्षति न पहुँचे, किसी प्रकार का नुकसान न हो। तो ऊपर से फ्लो कमी पानी हो जाता है, जिसके कारण जमा हो जाता है। और आज महत्वपूर्ण था कि भूजल जल सप्ताह भी आज से शुरू हुआ है, 16 से 22 तक चलेगा अटल भूजल सप्ताह। तो एक तरफ बाढ़, एक तरफ सूखा, एक तरफ जल संरक्षण, ये सभी काम व्यवस्थित रूप से राज्य के अंदर चलते रहें। और जब तक जन आंदोलन नहीं बनेगा भूजल सप्ताह में भी, और एक तरह का जनता जनार्दन का भी सहयोग रहेगा, तो ये स्थितियाँ निर्मित हो जाएगी। पहले ध्यान होगा आप लोगों को, पहले गाँव में हम लोग छोटे छोटे थे,
तो पनारा और नालियों को साफ करते थे, और साफ करते थे जब कीचड़ निकालते थे तो शुद्ध पानी पोखरे में जाता था। जब शुद्ध पानी पोखरे में जाता था तो साल भर लोग अपने भैंस पर लोग बैठ कर जाते थे, लोग नहवाते थे, भैंस को भी पानी भी पीते थे उसी का, और अपने भी नहा धोकर आते थे। आज इसको कैसे हम संरक्षित करें, कैसे बचाएं? आपको ध्यान होगा कि गांव में वृक्षारोपण होता था, तो पीपल, बरगद पेड़ और नीम के पेड़ के नीचे हमारे बुजुर्ग गांव में बैठते थे। जब बैठते थे तो ऑक्सीजन मिलता था, तो स्वस्थ रहते थे, कोई बीमारी ज़्यादा नहीं रहता था। तो ये सब के भी कारण स्वस्थ, इसलिए वृक्षारोपण, जल संचय भी आवश्यक है। कैसे जल संचय? बीमारी के लिए आप बता रहे हैं कि जैसे वाटर लेवल जब डाउन होगा तो उस समय जो बीमारियां जो सामने आती हैं उनके लिए भी आप लोगों ने अधिक नहीं, वो सीएम साहब ने अधिकारियों को निर्देशित किया है, पूरा मेडिकल हॉस्पिटल से जुड़े हुए सभी को निर्देशित किया है, और आप सीएमओ से लेकर डॉक्टर नीचे जा रहे हैं, वह दवा भी वितरण कर रहे हैं, स्वच्छता का भी ध्यान दिया जा रहा है, बाकी में किसी प्रकार की जन धन हानि ना हो इसका 24 घंटा चिंता है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।